नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शब्द और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्न थ्योरीज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इससे पहले की जो 2 वीडियोज़ आई थी उसमें हमने क्लासिकल थ्योरीज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की चर्चा करी थी। और जो पहला वीडियो था उसमें हमने मर्केंटाइलिज्म, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो आपकी एडम स्मिथ की थी, और उसके बाद में कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो आपकी डेविड रिकार्डो की थ्योरी थी। उस पर डिस्कशन हमने पहले वीडियो में किया था। उसके बाद में हमने जो लास्ट की जो क्लासिकल थ्योरीज़ में रह गई थी उसको हमने नेक्स्ट वीडियो में हेक्सचर-रोलिन की फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी देखी थी। इसमें हमने इसके क्रिटिसिज्म और सब कुछ इसको डिटेल में कवर किया था, इसको हेक्सचर-रोलिन की फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी को। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न थ्योरीज़ के बारे में। यहाँ पर भी 4 थ्योरीज़ हैं आपके पास: कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, न्यू ट्रेड थ्योरी और नेशनल कम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। ये 4 थ्योरीज़ आपकी मॉडर्न थ्योरीज़ कहलाती हैं और इनको भी मेनली आपके मैनेजमेंट थिंकर्स ने दिया था। और यहाँ पर हम दो दो थ्योरीज़ जो स्टार्टिंग की हैं, जैसे कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी है और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी को हम डिटेल में कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहली थ्योरी हमारे पास है कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी। जो इसको डेवलप करने वाले इकोनॉमिस्ट थे वो थे स्टीफन लिंडर। इन्होंने 1961 में इसको डेवलप किया था, दुनिया के सामने रखा था। यहाँ पर इन्होंने बेसिकली जो आपकी हेक्सचर-रोलिन की फैक्टर एंडाउमेंट थ्योरी थी उसको इन्होंने गलत साबित करते हुए एक नई थ्योरी दुनिया के सामने रखी थी। हेक्सचर-रोलिन में बोला गया था कि एक कंट्री जब कैपिटल इंटेंसिव होती है और दूसरी कंट्री जब लेबर इंटेंसिव होती है तो वहाँ पर ही ट्रेड होता है। यानी कि दो दो सिमिलर टाइप की कंट्रीज़ आपस में ट्रेड नहीं करती हैं कॉमनली। वहाँ पर कंट्री के जो डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं वही मेन रीज़न होता है कंट्री के ट्रेड करने का। और इन्होंने बताया कि अगर कोई कंट्री आपस में ट्रेड करती है तो वहाँ पर सिमिलरिटी ना के बराबर होती है एक कंट्री के दूसरी कंट्री के बीच में। लेकिन इसी थ्योरी को आपके लिंडर ने जो है गलत साबित करते हुए बोला कि दो सिमिलर टाइप की कंट्रीज़ भी ट्रेड करती हैं और वहाँ पर कैसे ट्रेड होता है। उन्होंने बताया कि जब दो तरह की कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर लोग जो होते हैं उनकी प्रेफरेंसेस समान होती हैं, यानी कि वहाँ पर लोगों का टेस्ट बराबर होता है, समान होता है। तो वहाँ पर ट्रेड बहुत ही आसानी से हो सकता है। इन्होंने यहाँ पर जो सिमिलरिटीज़ है उनको बताया कि जो वहाँ पर डेवलपमेंट सेम होता है और सेविंग्स रेट लोगों के बराबर होते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो भी वहाँ पर समानता होती है। तो इसीलिए वहाँ पर प्रेफरेंसेस और टेस्ट और फैशन में भी सिमिलरिटीज़ होती हैं लोगों के बीच में। तो वहाँ पर एक कंट्री में किसी फर्म ने कोई नया प्रोडक्ट ईजाद किया या डेवलप किया, तो वहाँ पर पहले वो डोमेस्टिक कंट्री में बेचेंगे अपनी उस प्रोडक्ट को, उस सर्विसेज को। उसके बाद में उसी प्रोडक्ट को वो जो सिमिलर कंट्री है वहाँ पर भी एक्सपोर्ट कर देती है। तो यही आपकी इस कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी में बताया गया है। इसमें बताया गया कि 2 टाइप के ट्रेड होते हैं। पहला है इंटर इंडस्ट्री ट्रेड, जिसमें हमने बताया कि इसमें यहाँ पर दो जो सिमिलर टाइप की डिससिमिलर टाइप की जो फर्म्स होती हैं उनके बीच में ट्रेड होता है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं, अगर कोई इंडिया की जो ऑयल इंडस्ट्री है और जैसे सऊदी अरब की ऑयल इंडस्ट्री हमारे यहाँ से राइस परचेज़ करती है, तो वो एक यहाँ पर इंटर इंडस्ट्री ट्रेड करती है। और इसके अलावा जो एक इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड होता है, यहाँ पर 2 सिमिलर टाइप की जो फर्म्स होती हैं वो आपस में ट्रेड करती हैं। जैसे कि फ्रांस की जो कंट्री है वो ऑडी बनाती है, मान लीजिए ऑडी की, और जापान की एक कंट्री है जो हुंडई की कार बनाती है। तो वहाँ पर अगर ट्रेड होता है तो वहाँ पर सिमिलर टाइप की इंडस्ट्री के बीच में ट्रेड होता है, तो इसको हम इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड बोलते हैं। तो ये है बेसिकली 2 टाइप्स के ट्रेड होते हैं, इंटर और इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। तो ये बेसिकली बोला गया है इसमें। इसके अलावा इस जो थ्योरी है आपकी कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी को फर्म बेस्ड थ्योरी भी बोलते हैं। यहाँ पर फर्म के द्वारा ट्रेड किया जाता है आप बेसिकली। तो यहाँ पर 2 टाइप के ट्रेड्स होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये थ्योरी आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देखा होगा, जैसे एक इंसान की लाइफ साइकिल होती है। वो जीता है, जन्म लेता है, उसके बाद में जीता है, उसकी डेवलप होती है, ग्रोथ होती है, उसके बाद में एक दिन वो मर जाता है। यही एक प्रोडक्ट के साथ में भी होता है। एक प्रोडक्ट भी एक इंट्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट का डेवलप करता है, प्रोडक्ट इनोवेट होता है, उसके बाद में उसकी ग्रोथ होती है, मेच्योरिटी पर आता है, इसके बाद डिक्लाइन होता है बेसिकली लास्ट में। तो एक जो प्रोडक्ट होता है उसका जो सीक्वेंस होता है, प्रोडक्ट का एक सीक्वेंस से गुजरता है, वही एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कहलाती है। तो इसी के बारे में हमने बात यहाँ पर डिस्कशन किया है। इसका जो प्रिकर्सर थे, डेवलप करी थी उन्होंने, जो दिया था रेमंड वर्मॉन थे, इन्होंने 1960 में इसको डेवलप किया था। और यहाँ पर बताया गया है कि मैन्युफैक्चर्ड गुड होता है वो उसकी एक डेफिनेट लाइफ होती है, यानी कि उसकी लाइफ ज़िंदगी भर नहीं चलती है, हमेशा नहीं चलती है। उसकी भी एक लाइफ होती है और उस लाइफ में एक बिगिनिंग होती है, बिगिनिंग के बाद में डिक्लाइन भी होता है उसका। तो वहाँ पर 3 स्टेजेस बताई गई हैं। इंटरनेशनल ट्रेड के मामले में यहाँ पर 3 स्टेजेस होती हैं एक प्रोडक्ट की। वैसे ही हमने इससे पहले जो मार्केटिंग में जो पढ़ी है उसमें बताया गया कि 5 स्टेजेस होती हैं।
इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, 4 स्टेजेस होती हैं बेसिकली, लेकिन हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में इसको हमने 3 भागों में बाँटा है, 3 कैटेगरीज़ में बाँटा है, 3 स्टेजेस में बाँटा है। पहला है न्यू प्रोडक्ट, दूसरा मैच्योरिंग प्रोडक्ट और तीसरा है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। यहाँ पर इसको हम एक-एक करके तीनों को देखेंगे क्या होते हैं और किन के कौन-कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक स्टेज पर। सबसे पहले बात करते हैं न्यू प्रोडक्ट में क्या होता है। एक फर्म ने कोई इनोवेट किया, एक नया प्रोडक्ट, फ्रेश प्रोडक्ट बनाया और उसको कस्टमर्स तक पहुँचाया, और यहाँ पर डोमेस्टिक कस्टमर्स होते हैं वो पहले उसको परचेज़ करेंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे कि कैसा है प्रोडक्ट और किस तरह से उसमें फ़ायदे हैं, और यहाँ पर जो कंपनी होती है उसको क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, वहाँ पर वास्ट प्रमोशनल कॉस्ट लगती है। यानी कि प्रोडक्ट नया होता है और लोग जानते नहीं इसके बारे में, तो उसके लिए प्रमोशन करना पड़ता है कंपनी को। उसको लोगों तक पहुँचाना पड़ता है, उसकी एडवर्टाइज़मेंट करनी पड़ती है, और यहाँ पर सेल भी लो होती है, यानी कि लोग जानते नहीं हैं तो परचेज़ कैसे करेंगे। तो इसीलिए सेल जो होती है वो लो होती है और लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं, और प्रॉफिट कई बार नहीं होता है, कम होता है। और यहाँ पर फेस में चैलेंजेस, यहाँ पर फेस करने पड़ते हैं मिनी चैलेंजेस, यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कंपनी को न्यू प्रोडक्ट में डेवलपमेंट करने के लिए। इसके बाद में हम आती है मैच्योरिटी प्रोडक्ट। यहाँ पर मैच्योर हो जाता है प्रोडक्ट थोड़ा आपका, और यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो होते हैं वो जनरली नोन होते हैं और इनको लोग जानने लगते हैं, बहुत खरीदने लगते हैं कस्टमर्स। और यहाँ पर इनोवेटिंग फर्म्स बिल्ड्स न्यू फैक्ट्रीज टू enlarge its competence and convincing home and overseas demand। यहाँ पर नए नए प्रोडक्ट बनने लगते हैं और ओवरसीज़ मार्केट में भी ये भेजने लगते हैं इसको, यानी कि यहाँ पर एक्सपोर्ट चालू हो जाता है एक कंट्री में, तो माल बिक ही रहा होता है, डोमेस्टिक कंट्री में तो चल ही रहा होता है, उसकी सेल परचेज हो रही होती है, इसके अलावा जो ओवरसीज़ मार्केट होती है वहाँ पर भी उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये मेच्योरिटी प्रोडक्ट का स्टेज होती है यहाँ पर। यहाँ पर इसके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसमें देखिए, सेल जो है बढ़ जाती है डिक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पर जो रेट होता है आपका वो डिक्रीजिंग रेट होता है, यानी कि सेल बढ़ रही है लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही जितनी आपकी बढ़नी चाहिए। इसके अलावा जो प्रॉफिट होता है वो भी डिक्लाइन होता है थोड़ा थोड़ा। इसके मार्जिनल कंपटीटर्स जो होते हैं वो पुट डाउन द मार्केट, यहाँ पर जो कंपटीटर्स होते हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं आगे, और कंज्यूमर प्रिजर्वेशन इज़ गिवन मोर प्रोमिनेंस। यहाँ पर जो कंज्यूमर का जो प्रिजर्वेशन है, यानी कि उसकी जो ललक है वो कम होने लगती है धीरे धीरे करके। इसके बाद में आते हैं हम, जो हमारी लास्ट स्टेज है वो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट की है। द मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स स्टेबलाइजेस। यहाँ पर जो गुड जो है उसकी जो ग्रोथ होती है वो स्टेबलाइज हो जाती है, रुक जाती है, और यहाँ पर प्रोडक्ट बिकम्स मोर ऑफ ए कमोडिटी, फर्म्स प्रेशर्ड टू लेसर देयर इंडस्ट्राइज्ड कॉस्ट। यहाँ पर प्रेशर के कारण उसकी जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, और प्रोबेबली वो शिफ्ट कर देता है अपनी जो जो उसने फैक्ट्री लगाई होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया होता है, उसको वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर देता है जहाँ पर लेबर कॉस्ट कम होती है थोड़ी सी। तो यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपनी जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो जो अपनी कंट्री की जो जो भी उन्होंने सेटअप किया होता है पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसको वो डेवलपिंग कंट्री में शिफ्ट कर देते हैं जिससे उनकी कॉस्ट कम हो जाए। तो ये ऐसा करते हैं लास्ट में, और इसकी करेक्टरिस्टिक सेल जो है रिड्यूस हो जाती है कम बहुत ही जल्दी, और प्रॉफिट ज़्यादा से तेज़ी से रिड्यूस होता है, और कंपनी प्रेफर करती है मूव करना अपने रिसोर्सेज को न्यू प्रोडक्ट में। यानी कि जब जो प्रोडक्ट आपका डिक्लाइन होने लगता है उसको बचाने के लिए वो नए प्रोडक्ट बनाने के लिए कोशिश करते हैं, और जो वहाँ पर रिसोर्सेज लग रहे होते हैं ओल्ड प्रोडक्ट में उसको नए प्रोडक्ट में बेचने का काम करते हैं, यानी कि उसको अपने रिसोर्सेज मूव करने लगते हैं इसमें। यानी कि एक कंट्री के अंदर ही दूसरा प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनाने की तैयारी होने लगती है। जो जो आपका डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट है उसको छोड़ देती है कंपनी। मोस्ट ऑफ द सेलर्स रिमूव फ्रॉम मार्केट। और ज़्यादा से ज़्यादा जो सेलर्स होते हैं, जो उसके जो फाइनल प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे वो भी यहाँ पर मार्केट से जाने लगते हैं। तो ये होती है आपकी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट की जर्नी। तो यहाँ पर हमने पूरी जर्नी पढ़ी है, और उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो यही है आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं, और आगे की जो थ्योरीज़ बची हैं, 2 थ्योरीज़ हमारे पास, उनको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो थैंक यू गाइज़, अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।